The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lokman IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम ऋषिकेश गंगुले और मैं नीट एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 3 लाया हूं और कर्नाटका स्टेट का टॉपर हूं। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक पर मैं अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और कुछ टिप्स जो नीट से रिलेटेड हैं शेयर करने जा रहा हूं। नीट एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी आप बोलने वाला हूँ। शुरू करते हैं फिज़िक्स से। माना जाता है कि फ़िज़िक्स बहुत एक डिफ़िकल्ट टॉपिक है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत टाइप के मॉडल्स हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ गए तो फ़िज़िक्स बहुत आसान हो जाएगा। नीट में फ़िज़िक्स के बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, जैसे कि मैकेनिक्स में 2 पुली सिस्टम्स पूछे जाते हैं। तो इनमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने अप्लाई किया तो आपको उत्तर बहुत आसानी से मिल जाएगा। और मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा हायर लेवल पे प्रिपेयर करें फ़िज़िक्स के लिए, क्योंकि अगर आप हायर लेवल पे प्रिपेयर करते हैं तो ये नीट के मॉडल्स बाएं हाथ का खेल हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपने कंस्टेंट मोशन कर लिया हो तो नीट के मॉडल्स जो हैं वो आप मेंटली भी कर सकते हैं। फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत लिंक्ड हैं। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब आप पढ़ते हैं तो शायद फर्स्ट टाइम आपको कॉन्सेप्ट उतना क्लियर ना हो जाए। और फिज़िक्स के लिए एनसीईआरटी भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स और 12th के ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मॉडर्न फिज़िक्स और ऑप्टिक्स। इन टॉपिक्स में बहुत फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पास में पूछे भी गए हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। मैकेनिक्स के लिए अगर आपने 1-2 बार पढ़ लिया तो वो सफिशिएंट है, क्योंकि इसमें बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे नहीं जा सकते। लेकिन बाकी जो टॉपिक्स है इनको आप 3 से 4 बार तो ज़रूर पढ़ लें। और मेरा ये सजेशन है कि आप एक ऐसे बुक को यूज़ कीजिए जिसमें ऑलमोस्ट सारे मॉडल्स के क्वेश्चंस हों, क्योंकि फ़िज़िक्स में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं और सब मॉडल्स के एक एक तरीका होता है सॉल्व करने का। लेकिन आपको अगर बेसिक्स क्लियर हो गए तो आपको कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक फॉर्मूले से क्लियर हो जाएं और इनको याद रखिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आप टेंस ना हो जाएं। सब फॉर्मूले आपके मसल मेमोरी के पार्ट बन गए और आपके फिंगर टिप्स पे हैं। बाकी फॉर्मूले जो हैं इनको बाय हार्ट करने की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और आप डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि अगर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कॉलिजन आपको पूछा गया तो आपको इसे बाय हार्ट करने की ज़रूरी नहीं है। ये बहुत इजीली डिराइवेबल है, आप बेसिक से शुरू कर सकते हैं और आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल और वैसे जो फॉर्मूले हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। और नीट में बहुत क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो अगर आपने बेसिक फार्मूले को याद रख दिया तो आपके लिए बहुत टाइम सेव हो जाएगा और फिज़िक्स केमिस्ट्री को आप आराम से कर सकते हैं। और पास्ट क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि नीट में ऑलमोस्ट 20% क्वेश्चंस जो हैं डायरेक्टली पास्ट ईयर के डेरिवेटिव्स हैं या तो पास्ट क्वेश्चंस के ही हैं। और मैंने एच.सी. वर्मा बुक भी रेफ़र किया था, खास तौर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैकेनिक्स और मॉडर्न फिज़िक्स के लिए। तो अगर आप बेसिक्स से स्टिक करते हैं और कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो फिज़िक्स आपको बहुत आसान हो जाएगा और बहुत ही स्कोरिंग हो जाएगा। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो है वो फिज़िक्स और बायोलॉजी का थोड़ा मिक्सचर है। फिर केमिस्ट्री में 3 टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल और ऑर्गेनिक जो है इनमें क्वेश्चन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फ़िज़िक्स में मैंने कहा था। तो फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले होते हैं और नीट में क्वेश्चंस जो आते हैं वो सब के सब बेसिक्स फॉर्मूले पे ही रिलेटेड हैं। तो अगर आपने फॉर्मूले को अच्छी तरह से पढ़ लिया हो और आपको याद रहे तो फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। कैलकुलेशंस भी बहुत लेंथी नहीं होते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत इस सेंस में है कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं और सब रिएक्शंस का एक स्पेशलिटी होता है। तो आप एक ऐसा पुस्तक यूज़ कीजिए जिसमें सबके सब रिएक्शंस इंक्लूडेड हो। मैंने GRB ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ किया था, जो हिमांशु पांडे का है।
और इस पुस्तक में सब चैप्टर्स में करीब 200 क्वेश्चंस हैं और सब के सब मॉडल्स कवर हो गए हैं। नीट के लिए बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। और इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ये थोड़ा बायोलॉजी की तरह प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फैक्ट बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आते हैं और सब के सब क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही रिलेटेड हैं। और एनसीईआरटी में सब ट्रेंड्स, सब डायग्राम्स और सब लाइंस को अच्छी तरह से याद करना चाहिए, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन इज़ द की, बिकॉज ऑल द रिमेंबरिंग ऑल द पॉइंट्स इज़ नॉट वेरी इजी। सो आप कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते जाइए और शायद एक महीने में या एक हफ्ते में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन 2 से 3 बार कर लीजिए। और NCERT is the key to all three, especially inorganic chemistry, but actually all three NCERT has to be made thorough, and then you can go little advanced for maybe organic chemistry. Previous year question is very helpful in chemistry as well, because many questions come from previous years even in chemistry. चलिए बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में 50% क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 100 आउट ऑफ 200 क्वेश्चंस, बॉटनी 50, जूलॉजी 50, जिसमें आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बायोलॉजी जो है ये कॉन्सेप्ट और मेमोरी का थोड़ा मिक्सचर है, और बायोलॉजी इज सच अ वास्ट ओशन ऑफ फैक्ट्स। पर आपको क्लियर रहना है कि नीट के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। नीट के लिए सब कहते हैं और मैं भी यही कहता हूँ कि NCERT इज़ द की। NCERT को आप बहुत अच्छे से सीख लें। ये बात मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि इनिशियली मैंने भी सब के सब फैक्ट्स याद रखने की कोशिश की थी, और मुझे लगा था कि एवरी फैक्ट इज़ अ पोटेंशियल नीट क्वेश्चन, सो आई शुड नॉट फॉरगेट एनीथिंग। सबका सब मुझे याद रखना पड़ेगा। तो मैं क्लास नोट्स और NCERT और पैकेज और जिधर से भी फैक्ट्स मिलते थे, सब के सब फैक्ट्स मैं याद रखने की कोशिश करता था। पर मेरे मॉक टेस्ट में ये वर्क नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे कन्फ्यूजन लगता था, मतलब ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसको कहीं देखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। और एग्ज़ाम के बाद जब मैंने देखा तो सब क्वेश्चंस ऑलमोस्ट NCERT से ही थे और NCERT से रिलेटेड थे और डायग्राम से थे। तो तब मुझे पता चला कि मुझे कैसे सीखना है। नीट के लिए NCERT किया तो सफिशिएंट है, अगर जास्त किया तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इट मडल्स योर माइंड, सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। आप NCERT से बिल्कुल क्लियर हो जाए। NCERT के सब डायग्राम्स और सब लाइंस आप अच्छे से सीख लें, बहुत सारी बार रिवाइज़ करें। मैंने तो आई लॉस्ट काउंट ऑफ हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिवाइज्ड NCERT। सो और इस साल का देखते हैं तो ऑल क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी वेर फ्रॉम NCERT। हालांकि सब डायरेक्ट नहीं थे, थोड़ा इनडायरेक्ट थे, असर्शन रीजन क्वेश्चन थे और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। लेकिन अगर आपने NCERT को अच्छी तरह से पढ़ लिया हो तो आप सब क्वेश्चंस कर सकते थे। ए बायोलॉजी वॉज वेरी मच डूएबल दिस टाइम। और कभी कभी थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो एक्सपेक्ट मत कीजिए कि सब डायरेक्टली NCERT से हैं और सब बाय हार्ट करने से हो जाता है। NCERT की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं तो यूज़फुल हो सकता है सारे NCERT के एम्बिग्यूअस लाइंस को रिमेंबर करने के लिए, उनको समझने के लिए, पर वो आप बाद में करें अगर आपको फ्री टाइम रहे। और सब पास्ट क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि इस बार एक एम्बिग्यूअस क्वेश्चन आया था जो NCERT को थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करता था। NCERT ने एक बात कही और पेपर में दूसरी बात आ गई, लेकिन वो एक पास्ट क्वेश्चन का लाइन था और अल्टीमेटली द क्वेश्चन वाज आंसर वाज सच दैट द स्टेटमेंट वाज करेक्ट। ऑल्दो NCERT का एग्जैक्ट लाइन नहीं था, थोड़ा अलग था, लेकिन वो सही था। और बायोलॉजी में क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरी है, इसलिए है क्योंकि इससे आपने जो कुछ पढ़ा है वो आपके मेमोरी में बिल्कुल फिक्स हो जाए और एग्ज़ाम में आप सब कुछ याद रख पाएँ, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। NCERT के सब लाइंस आपके सामने ही आ जाएंगे और आप टिक 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 मारते जा सकते हैं एग्ज़ाम में। नीट में 11th और 12th का ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रहता है, 50-50, कभी कभी 45-55 और 40-60 हो सकता है, पर ओवरऑल ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज फ्रॉम बोथ 11th एंड 12th। एंड एज आई सेड अर्लियर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज NCERT बेस्ड, सो यू हैव टू लर्न NCERT प्रॉपरली एंड देन एवरीथिंग एल्स फॉल्स इन प्लेस। इफ़ यू हैव टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा कीजिए, लेकिन फर्स्ट NCERT इज़ द की। और आप हमेशा रिवाइज़ करते जाइए। रेकमेंड करता हूँ कि 12th में आप जब रहें तो आप 11th की रिवीजन के लिए टाइम निकालें, क्योंकि अभी ऐसा नहीं किया तो एंड में आपको सब 5 टेक्स्ट बुक्स की रिवीजन करनी पड़ेगी, थोड़ा बर्डन हो सकता है। तो एवरी मंथ और एवरी वीक आप थोड़ा टाइम निकालें और NCERT की रिवीजन करते जाइए, 11th NCERT की, तो आपको एंड में बिल्कुल बर्डन ना हो जाए और सबका सब आसान हो जाएगा।
तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आप अपने गोल से क्लियर हो जाएं और आपको क्या करना है ये डिसाइड कर लीजिए, आप उसी डायरेक्शन में वर्क करते जाइए। आप गलतियों से न डरें और अगर कोई सेटबैक हो तो मत डरिए। आप ऐसे कोशिश कीजिए कि उसी तरह की गलती आप न दोहराएं और दोबारा ऐसी गलती न हो जाए। आप ऐसा सीख लीजिए, आप ऐसा कोशिश कीजिए, उससे आप एंड में बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं, ऑलमोस्ट सारे मॉक टेस्ट में मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि कहाँ गलती हो गई है, क्यों गलती हो गई है, और एंड में वैसे ही गलती रिपीट न करने की कोशिश किया था। और दूसरा सजेशन ये है कि आप कंसिस्टेंट रहें और रिवाइज करते जाइए। जितने हो सकते हैं उतने मॉक टेस्ट दीजिए। हर मॉक टेस्ट आपके लिए एक टीचर है, तो जस्ट पढ़ना उतना इफेक्टिव नहीं है, आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। इन मॉक टेस्ट से आप समझ जाएंगे कि वेयर यू स्टैंड एंड मोर इंपॉर्टेंटली विच आर योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, विच आर योर वीक टॉपिक्स। यू हैव टू श्योरली वर्क ऑन योर वीक टॉपिक्स एंड एंश्योर दैट यू आर क्लियर विथ ऑल योर वीक टॉपिक्स एंड दे बिकम योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स अल्टीमेटली। ये स्ट्रैटेजी मैंने भी फॉलो किया था और अल्टीमेटली मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। और एग्ज़ाम हॉल की बात मैं थोड़ा करता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस फेस किए थे एग्ज़ाम हॉल में। एग्ज़ाम हॉल में पहली बात यह है कि आपको बिल्कुल काम रहना चाहिए, आपको अपने ऊपर विश्वास रहना चाहिए। हैव फेथ इन योरसेल्फ। आपने 2 साल बहुत मेहनत की है और अल्टीमेटली नीट इज़ सच एन एग्जाम वेयर यू हैव टू मेंटेन मेंटल स्टेबिलिटी बिकॉज इट इज़ एन एग्जाम ऑफ एग्जाम ऑफ बोथ मेंटल स्टेबिलिटी एज वेल एज योर प्रिपरेशन। और कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो सकते हैं जैसे मेरे साथ हुए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 15 मिनट कम दिए गए हैं और आई कुड गेट ओनली 3 hours 5 minutes वेयर एज प्रिस्क्राइब्ड वाज 3 hours 20 minutes एज पर एडमिट कार्ड। और दूसरी बात तो ये थी कि मैं क्वेश्चन पेपर पर टिक नहीं कर पाया था। इट वाज अगेंस्ट द रूल्स एज पर द इन्विजिलेटर। सो आप कुछ मॉक टेस्ट में ऐसा भी प्रैक्टिस कर लीजिए, 3 घंटों में पूरा ख़त्म करने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन पेपर पर टिक न करने की कोशिश कीजिए। जो रफ स्पेस है उसमें ही सब करने की कोशिश कीजिए और रैटल ना हो जाए अगर ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं तो। आई डेल्ट विद इट इन काम वे एंड अल्टीमेटली आई सिक्योर्ड गुड मार्क्स। सो यू कैन डू दैट टू। डोंट गेट वरीड और चिंता मत कीजिए, आपने जो प्रिपरेशन किया था वो सब एंड में पे ऑफ करेगा। ओके, तो मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं एम्स से MBBS परस्यू करूं और मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन के बारे में पूरा अभी सोच नहीं लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मुझे एक आइडिया मिले सब स्पेशलाइजेशंस और सब स्ट्रीम्स के बारे में एक आइडिया मिले तब मैं अच्छी तरह से डिसाइड कर पाऊँ। मुझे लगता है कि मुझे कार्डियोलॉजी पसंद है, मुझे कार्डियोलॉजी परस्यू करना है, लेकिन ये अभी एक सॉलिड प्लान नहीं है। जब मैं सब स्पेशलाइजेशन के बारे में सीख लेता हूँ तब मैं डिसाइड कर लूँगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, डू वेल एंड आपने 2 साल जो मेहनत की है वो श्योरली पे ऑफ हो जाएगा। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि KVPY, ओलम्पियाड्स, JEE मेंस, इन एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन से मुझे बहुत ही हेल्पफुल लगा। तो आप अगर आपको अगर टाइम मिले तो आप थोड़ा हायर लेवल पे अगर करते हैं तो मेरे जैसा ही आपको भी ये हेल्पफुल लगेगा। JEE मेंस में मैंने 99.86 परसेंटाइल स्कोर कर लिया और KVPY में ऑल इंडिया रैंक 40 मैंने स्कोर किया और IOQB का कैंप के लिए भी मैं सिलेक्ट हो गया था। और इस प्रिपरेशन से मुझे बहुत जैसे स्ट्रैटेजीज मिले और मुझे बहुत हेल्पफुल लगा।